हाय बच्चों। अब हम लोग आज जो शुरू कर रहे हैं वो चैप्टर नंबर 5 शुरू कर रहे हैं। दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। नाउ प्लानिंग तक हम लोगों ने चैप्टर्स पढ़ लिए हैं। अब हम ऑर्गेनाइजिंग वाले चैप्टर से शुरू करते हैं। प्लानिंग के अंदर हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या कि जो आप ऑब्जेक्टिव सेट करोगे वो प्लान के अंदर करोगे। मतलब आप एडवांस में डिसाइड करोगे कि क्या मुझे पाना है, और उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन या उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव की तरफ फिर आपको आगे बढ़ना है। वो प्लानिंग के अंदर अपन ने पढ़ा था, और प्लानिंग के अंदर अपन ने स्टेप्स भी पढ़ ली थी। प्लानिंग के बाद अगला फंक्शन जो होता है मैनेजमेंट के अंदर वो होता है ऑर्गेनाइजिंग। आपने प्लान कर लिया, आपने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, आपने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे पाना क्या है। जैसे अपन ने एग्जाम्पल लिया था कि मैंने ये सेट कर लिया कि मुझे 10,000 यूनिट का सेल करना है अगले महीने में, या अगले साल में, या अगले 5 सालों में। अब उस 10,000 यूनिट को सेल करने का जो आपने ऑब्जेक्टिव सेट किया है, जो आप प्लान कर रहे हो, उसके लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगी? उसके लिए आपको सेल्समैन चाहिए होंगे। उसके लिए आपको बजट चाहिए होगा कि आप पहले से मार्केट से लोन लेके या पैसे ला के प्रोडक्शन करो, क्योंकि सेल होगी उसके बाद आएगा ना पैसा, लेकिन प्रोडक्शन करने का खर्चा तो आपको करना ही पड़ेगा। उसके लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए होगा ताकि आप फिनिश गुड्स बना सको। मतलब ये सारे रिसोर्सेज आपको इकट्ठे करने पड़ेंगे, तभी तो उस ऑब्जेक्टिव तक पहुंचोगे। इसके अलावा अब आपका ऑब्जेक्टिव है 10,000 यूनिट सेल करने का, तो उसके लिए आपको बहुत सारे एक्टिविटीज बनानी पड़ेंगी। जैसे प्रोडक्शन एक एक्टिविटी होगी आपकी, मार्केटिंग वाले लोग मार्केटिंग करेंगे, है ना। मार्केटिंग अच्छी होगी तभी सेल बढ़ने वाली है, तो ये सारी चीजें आपको करवानी पड़ेगी, है ना। तो ये सारी चीजें कहां होने वाली है? ऑर्गेनाइजिंग के अंदर। अगर हम नाम से भी देखें कि ऑर्गेनाइजिंग वर्ड क्या है, देखो हम नहीं बोलते यार चीजों को ऑर्गेनाइज करो, सिस्टमैटिक तरीके से काम करो। ठीक है भाई, तुमने प्लान बना लिया लेकिन तुमने ऑर्गेनाइज नहीं किया ढंग से, ठीक है, तो काम का ही नहीं हुआ प्लान। भाई आपने प्लान बनाया है कि आपको 12th में अच्छे मार्क्स लाने, ठीक है, आपका ऑब्जेक्टिव है, लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर मैनेजमेंट करना पड़ेगा, प्रॉपर ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा कि जैसे मेरा एक सब्जेक्ट है मुझे उसको किस तरह से मैनेज करना है, दूसरा सब्जेक्ट है मुझे उसको किस तरह से मैनेज करना है, उसके लिए मुझे कितनी मेहनत करनी है, उसके लिए मुझे कितना टाइम, आपके लिए जो रिसोर्सेज है यहाँ पे टाइम होगा, ठीक है, अब मेरे को कितना टाइम यूटिलाइज करना है उसमें, ये सारी चीजें ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आती है। तो व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइजिंग? डेफिनेशन इज वेरी क्लियर, अगर आपको दिख रही हो। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर मेनली दो बातें हैं। नंबर वन, सबसे पहले तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्टिविटीज दिख रही है आप लोग को, उनको आपको आइडेंटिफाई करना है। भाई जो भी मेरे को काम करने, एक्टिविटीज का मतलब यहां पर क्या हो गया कि मुझे उस ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने के लिए जो भी काम करने हैं, आई नीड टू आइडेंटिफाई देम एंड आई नीड टू ग्रुप देम। ग्रुप देम का मतलब क्या हो गया? जो सिमिलर सिमिलर एक्टिविटीज हैं उनको एक ग्रुप में बांध दो। भाई मार्केटिंग वाला काम कर रहा है, वो एक एक्टिविटी है, ठीक है। अब मार्केटिंग के अंदर बहुत छोटे छोटे काम होंगे। एक एडवर्टीजमेंट कर रहा है, एक प्रमोशन कर रहा है उस चीज का, एक वो जो स्टॉल लगा के कियोस्क लगा के बैठा हुआ है। तो इन सारी एक्टिविटीज को एक बार एक में ग्रुप कर दो, क्योंकि ये सिमिलर ही है, मार्केटिंग से रिलेटेड है, ठीक है। फिर प्रोडक्शन वाले को अलग आइडेंटिफाई कर लो, उसको अलग कर दो इस मार्केटिंग से, ठीक है। सेल्स वाले डिपार्टमेंट को अलग कर दो। तो कुछ भी नहीं है। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब दो चीजें। नंबर वन, आपको क्या करना है? एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करके उसको ग्रुप में डालना है, ठीक है। सिमिलर सिमिलर एक्टिविटीज को एक ग्रुप दे दो, ठीक है। और उसके बाद उनके लिए जो आपको रिसोर्सेज चाहिए होंगे, चाहे वो फिजिकल रिसोर्सेज हो, चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बात कर रहा हूं, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज की बात कर रहा हूं, ठीक है, आपको ये रिसोर्सेज उनके लिए अवेलेबल कराने हैं, ताकि आप अल्टीमेटली, तो वही रीजन होता है क्या, ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव कर सको। तो ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन अगर अपन सोचें और बहुत इजीली याद करें तो क्या है? आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग डिफरेंट एक्टिविटीज इन दी ऑर्गेनाइजेशन, एंड देन ब्रिंगिंग टुगेदर किसको? फिजिकल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज जो आपको चाहिए उसको एक साथ इकट्ठा करना, ताकि आप इनमें एक बहुत प्रोडक्टिव रिलेशनशिप, बहुत प्रॉपर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सको। ये लाइन में भी याद करोगे तो चल जाएगा, ठीक है। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव फॉर द अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफिक गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो क्विकली फटाफट से, ठीक है, क्या बोलेंगे?
ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है, वापस रिपीट कर ले। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है? नंबर वन, आइडेंटिफाई करो और ग्रुप करो किसको? डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज को, ठीक है। नंबर दो क्या लेकर आओ? ब्रिंग टुगेदर ऑल द फिजिकल, फाइनेंशियल, ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। एंड नंबर तीन, ये सब आप काम क्यों कर रहे हो? फॉर द अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफिक गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? ठीक है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। मन में बिल्कुल क्लियर रखो भाई, मेरे पास बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पूरा करने के लिए मुझे बहुत सारी एक्टिविटीज चाहिए। उन सारी एक्टिविटीज को मुझे ग्रुप करना है, उसके लिए मुझे रिसोर्सेज लाने हैं, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है, स्पेसिफिक गोल जो है, वो अचीव हो जाए। क्लियर? ठीक है। सो दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग बहुत सारी दे रखी है अलग अलग ऑथर्स ने, पर अगर अपने को ये वाली याद हो गई ऊपर वाली, तो अपने को हेनरी फेयर वाली जो मैंने डेफिनेशन याद दे रखी है वो याद करने की जरूरत नहीं। ओके, फाइन। नाउ नेक्स्ट, द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कम्स, विच इज ऑर्गेनाइजिंग का क्या पूछ रहा है, क्या बता रहा है आपको? प्रोसेस, ठीक है ना। ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस जो है ना, वो हमारे स्टेजेस में बटा हुआ है। जैसे फर्स्ट स्टेज आपको दिख रही है, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है। सेकंड स्टेज है डिपार्टमेंटलाइजेशन, ओके। थर्ड स्टेज जो आपको नजर आएगी वो असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, और फोर्थ स्टेज है एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, ठीक है। मैं इन पे आता हूं, एक एक करके लॉजिक समझाता हूं मैं आपको। मैंने आपको डेफिनेशन में क्या बोला? कितने मेन एस्पेक्ट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं? भाई आपका ऑब्जेक्टिव है, उस ऑब्जेक्टिव के लिए आपको बहुत सारी एक्टिविटीज आइडेंटिफाई करनी है उस ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने के लिए, और उनके लिए रिसोर्सेज आपको चाहिए होंगे, ठीक है। फाइन, एग्जाम्पल भी अपन ने डिस्कस कर लिया। तो मतलब सबसे पहला काम क्या है? एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करना, उनको ग्रुप करना। उनको ग्रुप क्यों किया था, उनको आइडेंटिफाई क्यों किया? ताकि हम असाइन कर सके ना काम। भाई प्रोडक्शन वाला काम प्रोडक्शन वाले को दे देंगे, सेल्स वाला काम सेल्स वाले हेड को दे देंगे, मार्केटिंग वाला काम मार्केटिंग वाले हेड को दे देंगे। भाई हमने इसीलिए तो एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करके ग्रुप बना दिया, ताकि हम उनमें काम डिवाइड कर सके। नहीं तो क्या होगा, सारे लोग अगर एक ही काम में इन्वॉल्व हो जाएंगे तो भारी दिक्कत हो जाएगी। तो सबसे पहला, याद करो चैप्टर 2 में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर डिवीजन ऑफ वर्क का प्रिंसिपल भी था। क्या कहता था डिवीजन ऑफ वर्क का प्रिंसिपल? कि आपको काम को क्या करना है? डिवाइड करना है, ताकि एक ही व्यक्ति के पास, एक ही पर्सन के पास बहुत ज्यादा लोड ना रहे। एंड हियर वी आर डूइंग दैट ओनली, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे भी लगा रहे हैं कि सबसे पहले काम को डिवाइड करो, ओके, ताकि हॉच पॉच ना हो काम, प्रॉपर अलोकेशन हो सके काम का, ओके। सो द फर्स्ट स्टेप इज ऑर्गेनाइजिंग के अंदर इज आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। लिखा भी है ये देखो, कि डिवीजन ऑफ वर्क जो है ये श्योर इंश्योर करता है कि डुप्लीकेशन नहीं होगा काम का, कोई बर्डन नहीं आएगा एक ही व्यक्ति के ऊपर, वर्क शेयर हो जाएगा एम्प्लॉइज के बीच में, मैनेजर काम को छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर सकता है, और हर यूनिट को मेनली, अब जब अपन आगे बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? जॉब। कि भाई एक बड़ा काम, प्रोडक्शन का बड़ा काम है, अब उसमें छोटे छोटे काम है, ठीक है। कि पहले रॉ मटेरियल कौन लाएगा, ठीक है, फिर उसकी उसमें प्रोसेसिंग कौन करेगा, फिर उस फिनिश गुड्स को किस तरह से बनाएगा, उसमें छोटे छोटे बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है। तो वो सारे काम हमने बांट दिए, हमारे मैनेजर ने, प्रोडक्शन मैनेजर ने बांट दिए, और हर काम को क्या बोलेंगे? जॉब बोलेंगे। कि इसको ये जॉब असाइन कर दिया, एक्स पर्सन को ये जॉब असाइन कर दिया, वाई एम्प्लॉय को ये जॉब असाइन कर दिया, जेड एम्प्लॉय को ये जॉब असाइन कर दिया। सिंपल सा एग्जांपल मैंने बैंक का दे रखा है, देखो बैंक में देखा होगा आप लोगों ने, बैंक गए हो ना, तो बैंक में क्या देखा आपने? सारा काम एक व्यक्ति करता है? नहीं। कैशियर अलग कर रखा है, उसका जॉब है कैश एक्सेप्ट करना। एक बंदा पेमेंट करने का काम करेगा, चेकबुक लेनी है तो किसी और के पास जाओ, पासबुक को आपको कंप्लीट कराना है किसी और के पास जाओ। सो देर आर एन नंबर ऑफ पर्सन, और सबको काम डिवाइड कर रखा है, सबको छोटे छोटे यूनिट्स मतलब जॉब्स दे रखे हैं, ठीक है। और ये जरूरी है ताकि गड़बड़ ना हो, हॉच पॉच ना हो काम के अंदर। तो पहला स्टेप ऑर्गेनाइजिंग का क्या है? आपको आइडेंटिफाई करना है और वर्क को क्या करना है? डिवाइड करना। कर लिया। अब आता है सेकेंड स्टेप, डिपार्टमेंटलाइजेशन। मैंने आपको बोला, आपने काम बांट तो दिया, आइडेंटिफाई तो कर लिया, लेकिन हो सकता है कुछ काम सिमिलर सिमिलर हो, रिलेटेड हो एक दूसरे से, तो उनको आप एक ही डिपार्टमेंट के अंदर क्या कर दो? डाल दो। जैसे अभी ऊपर बैंक का एग्जांपल लिया, तो कैश से रिलेटेड पूरा डिपार्टमेंट एक बना लो। अब उसमें हो सकता है एक एक बंदा कैश कलेक्ट करने का काम करेगा, एक कैश पे करने का काम करेगा, पर डिपार्टमेंट एक ही रख दो, कैश डिपार्टमेंट, ठीक है। और उस कैश डिपार्टमेंट का एक हेड बना दो।
ताकि कैश से रिलेटेड बातें सीधे हम एक एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय के पास नहीं जाएंगे कि कितना कलेक्शन हुआ, कितना पेमेंट, नहीं, हम सीधे मैनेजर सीधे किससे बात करेगा, कैश डिपार्टमेंट के हेड से, कि तेरे अंडर में जो कैश रिसीव कर रहा था, एम्प्लॉय कैश पे कर रहा था, मेरे को तो नेट बता दे कितना आया। ठीक है। सो आफ्टर डिवाइडिंग द वर्क, क्या लिखी लैंग्वेज देखो ध्यान से, ठीक है, काम डिवाइड करने के बाद जो रिलेटेड जॉब्स हैं, जो सिमिलर जॉब्स हैं, मतलब जो जिनका रिलेशनशिप क्लियर है एक दूसरे के साथ, बहुत सिमिलर सिमिलर जॉब्स हैं। मैंने आपको क्या बोला, प्रोडक्शन का, प्रोडक्शन से रिलेटेड सारे एम्प्लॉयज किस में आ जाएंगे, प्रोडक्शन के हेड में। सेल्स से रिलेटेड सारे लोग किस में आ जाएंगे, सेल्स में। और मार्केटिंग में मैंने बोला एडवर्टीजमेंट, प्रमोशन, घर घर जाके जो डोर टू डोर सेलिंग करी, वो सब किस में डाल दो, मार्केटिंग वाले में डाल दो। ठीक है। सो आफ्टर डिवाइडिंग द वर्क इन स्मॉल जॉब्स, जो रिलेटेड जॉब्स हैं, जो सिमिलर जॉब्स हैं, उनको हम ग्रुप कर सकते हैं और उसको किस में डाल सकते हैं, एक डिपार्टमेंट। अब ऐसे कैसे बांटेंगे, डिपार्टमेंट्स कैसे बनाएंगे, इसके लिए मोस्ट कॉमन दो तरीके, आगे अभी इस चैप्टर के अंदर डिटेल में और आएगा, मैं अभी आपको हल्का सा आइडिया दे रहा हूं। दो तरीके होते हैं, एक है फंक्शनल डिपार्टमेंटल और एक है डिविजनल डिपार्टमेंटेशन। दोनों तरीकों से आप क्या कर सकते हो, डिपार्टमेंट्स को बांट सकते हो। ठीक है। अब ये दो तरीके क्या है, इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूं। ठीक है। अब देखो, पहला एग्जाम्पल जो अपन यहां डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, वो कौन सा है, वो है फंक्शनल स्ट्रक्चर का, जो मैंने आपके सामने यहां पे रखा हुआ है। ठीक है। फंक्शनल स्ट्रक्चर में देखो क्या हो रहा है, हमने, जैसे हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गया ऊपर, ठीक है, उसके बाद मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया, हमने क्या किया, हमने फंक्शंस, डिपार्टमेंट्स को फंक्शंस के हिसाब से बांटा। जैसे प्रोडक्शन एक फंक्शन होता है, मार्केटिंग, सेल्स, फाइनेंस, परचेज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, खूब सारे फंक्शंस होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एक प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट हमने खड़ा कर दिया, एक मार्केटिंग का डिपार्टमेंट हमने खड़ा कर दिया, एक फाइनेंस का डिपार्टमेंट हमने खड़ा कर दिया, और एक परचेज का डिपार्टमेंट हमने खड़ा कर दिया। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। लेट्स सपोज कैडबरी इज अ कंपनी, ठीक है, और उसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। डेयरी मिल्क इज अ प्रोडक्ट, उसका आपका बोर्नविटा इज अ प्रोडक्ट, ठीक है, ऐसे ही कोई बिस्किट में ओरियो इज अ प्रोडक्ट। ठीक है। अब ये सारे प्रोडक्ट्स क्या किए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हाथ में दे दिए। ये जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है ना हमारा, इसके हाथ में दे दिया, बोला क्या करो, डेयरी मिल्क हो कि ओरियो हो कि बोर्नविटा हो, सबका प्रोडक्शन आप करोगे। मार्केटिंग वाले को सबका मार्केटिंग का काम दे दिया, फाइनेंस वाले को फाइनेंस का, और परचेज वाले को परचेज का। हमने चारों डिपार्टमेंट को रिस्पेक्टिव चारों के काम अलॉट कर दिए। ठीक है। अब कल को प्रोडक्शन से रिलेटेड सारी बातें, प्रोडक्शन से रिलेटेड सारे एम्प्लॉयज किसके अंडर आएंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर। तो एक तरीका ये है डिपार्टमेंटलाइजेशन करने का, कि आप फंक्शन के आधार पे, प्रोडक्शन से रिलेटेड फंक्शन प्रोडक्शन हेड को दे दिया। एक तो तरीका ये होता है। ठीक है। दूसरा तरीका भी बताता हूं आपको, डिफरेंस तब थोड़ा समझ में आएगा, वैसे आगे पूरे डिटेल में पढ़ेंगे अपन ये। ठीक है। दूसरा तरीका ये देखो, ठीक है, किसके अंदर, इस डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हमने डिवीजन बना दिए, मतलब ये एक तरह से हो गया डेयरी मिल्क, ये हो गया बोर्नवीटा, और ये हो गया आपका ओरियो। और फिर डेयरी मिल्क वाले हेड को बोला कि डेयरी मिल्क से रिलेटेड सारी R&D, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, फाइनेंस आप करोगे। बोनविटा से रिलेटेड बंदे को बोला बोनविटा से रिलेटेड आप करोगे, और ओरियो से रिलेटेड वाले को यहां पर बोला, मतलब यहां पर हमने एक एक्स्ट्रा डिविजनल हेड खड़ा कर दिया। ठीक है। कि डेयरी मिल्क की जिम्मेदारी आपकी, अब उसमें चाहे प्रोडक्शन हो कि सेल्स हो कि मार्केटिंग हो, सब आप संभालोगे। बोनविटा की जिम्मेदारी प्रोडक्ट वाई हो गया, उसके हेड को दे दी, डिविजनल हेड को बोला इसकी प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस सब आप संभालोगे। और इसमें तीसरे वाले में ओरियो की, ओरियो को दे दी। ठीक है। डिफरेंस समझ में आ रहा है, देखो डिफरेंस देखना, इसमें क्या हो रहा है, इसमें चाहे डेयरी मिल्क हो, चाहे ओरियो हो, चाहे बोनवीटा हो, ठीक है, सबकी सेल्स हमने किसको दे दी, सबके प्रोडक्शन का काम किसको दे दिया, प्रोडक्शन हेड को। ठीक है। जबकि इस वाले में हमने अलग हेड ही बना दिया रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट वाइज, और उसके अंदर आपने उनके अंदर फंक्शन हेड करे। ये और डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, बट शॉर्ट तरीका जो डिपार्टमेंट्स क्रिएट करने का होता है वो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया कि किस तरह से डिपार्टमेंटलाइजेशन, आगे अपन ये और डिस्कस करेंगे कि क्या होता है। तो क्या लिखा है देखो, पॉइंट बहुत ईजी है। फंक्शनल डिपार्टमेंट में देखो क्या लिखा है, जॉब्स को कैसे बांटना है, जॉब्स को कॉमन फंक्शन के आधार पर बांटेंगे। ठीक है। पर अभी डिटेल में आगे है तो अपन इसमें अभी ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं। सिंपल एग्जांपल भी है, जॉब रिलेटेड टू प्रोडक्शन सबको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डाल दिया, जॉब रिलेटेड टू सेल्स सबको सेल्स डिपार्टमेंट में डाल दिया, एंड सो ऑन। और ऐसी डिविजनल वाले में भी क्या लिखा हुआ है कि यहां पर जब ऑर्गेनाइजेशन एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाती है, भाई, और डिविजनल तो तब बनाओगे ना जब प्रोडक्ट बहुत सारे हैं, तो अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग मैनेजर बनाएंगे, वहां पर डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन। जैसे एग्जांपल देखो,
अगर एक ऑर्गेनाइजेशन कॉस्मेटिक भी बना रही है, कपड़े भी बनाती है, टेक्सटाइल भी बनाती है, मेडिसिन भी बनाती है, ठीक है, तो इनसे रिलेटेड प्रोडक्शन, सेल, मार्केटिंग का काम कॉस्मेटिक वाले का कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट अलग बना दिया, टेक्सटाइल वाले का टेक्सटाइल डिपार्टमेंट अलग बना दिया, और तीसरा हमारा जो मेडिसिन डिपार्टमेंट था वो मेडिकल डिपार्टमेंट अलग बना दिया। तो वहां हमने डिपार्टमेंट ही हेड्स ही अलग अलग बना दिए प्रोडक्ट के हिसाब से, और वहां वो पॉसिबल तभी है जब प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा। बट इसकी डिटेल्स आगे आएगी, तो अभी अपन इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं खपा, ठीक है। तो दो स्टेप हमारी हो गई, कौन कौन सी? सबसे पहला हमने क्या किया, हमने सबसे पहले वर्क को आइडेंटिफाई किया, वर्क को हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। फिर हमने क्या किया, फिर हमने उनका डिपार्टमेंटलाइजेशन कर दिया, ठीक है। डिपार्टमेंटलाइजेशन करने के बाद हमारी बारी आती है किसकी, तीसरी चीज करने की, ठीक है, विच इज व्हाट, विच इज असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। अब आपको क्या करना है, ड्यूटीज असाइन करनी है, किसको क्या काम करना है वो उसको अलॉट करना है। भाई मुझे पता है कि मेरे पास स्किल्स ये है, मेरे पास ये क्वालिफिकेशन है, तो मुझे काम वो वाला दिया जाएगा जो मेरी स्किल से मिलता जुलता होगा। अब मुझे चपरासी का काम नहीं देंगे, ठीक है, बीइंग अ प्रोफेशनल मुझे कोई ऐसा ही काम देंगे जो ऑब्वियसली मेरी स्किल से रिलेटेड है, और जिसकी जो स्किल से रिलेटेड होगा उसको वो काम सौंप दिया जाएगा। काम सौंपते हैं ना, तो उसके लिए ना एक डॉक्यूमेंट तैयार होता है जिसको बोलते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन, कि ये जॉब है, इसकी ये डिस्क्रिप्शन है। मतलब इसमें डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या हुआ, कि भाई इसके लिए कम से कम ये वाला क्वालिफिकेशन वाला बंदा चाहिए जो इस काम को करेगा, ठीक है। फिर उसकी डिटेल लिख दी कि भैया यह आपको काम करना है, ये आपका अलॉटेड वर्क रहेगा, ठीक है। भाई जब भी कोई नौकरी करने जाता है ना, तो उसको एक क्या मिलती है, एक जॉब डिस्क्रिप्शन मिलता है कि आपका काम ये रहेगा, आपको इनको रिपोर्ट करना है, ठीक है, आपको ये करना है। तो ये असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज के बाद अगला स्टेप यही है कि आपको बता दिया जाएगा कि आपको रिपोर्ट किस किस को करना है, आपको किस किस को अपनी बात कहनी है, आपको कोई दुविधा हो तो किसको पहुंचा सकते हो, आप तक कौन बात पहुंचाएगा, वो सब इन दो स्टेप्स में है। तो थर्ड स्टेप में क्या लिखा है, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। आफ्टर डिवाइडिंग दी ऑर्गेनाइजेशन टू डिपार्टमेंट्स, मतलब हमने डिपार्टमेंट में बांट दिया, प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, चाहे तो प्रोडक्ट उसके फंक्शनल हेड्स के बेसिस पे देख लो, चाहे डिवीजन वाइज बांट दो, प्रोडक्ट वाइज बांट दो, बांट दिया आपने। उसके बाद हर इंडिविजुअल को जो उस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है उसको क्या असाइन करी जा रही है, ड्यूटी। कैसे मैच करनी चाहिए वो ड्यूटी, किससे, उसकी स्किल से, ठीक है, उसकी क्वालिफिकेशन से मैच करनी चाहिए, क्लियर, ठीक है, उसकी स्किल और क्वालिफिकेशन से मैच करनी चाहिए। एम्प्लॉइज आर असाइन ड्यूटीज, कैसे, उनको एक डॉक्यूमेंट दिया जाता है जिसको बोलते हैं जॉब का डिस्क्रिप्शन, कि भाई जो आपको काम दिया तो ऐसे करना है आपको, जिसको डिस्क्रिप्शन दे दिया। और इस डॉक्यूमेंट में साफ साफ ये लिखा होगा कि आपकी क्या क्या जिम्मेदारियां होंगी और आपको क्या क्या काम करना है, कंटेंट क्या होगा आपकी जॉब का, और आपको क्या क्या करना है और आपकी क्या क्या जिम्मेदारियां होंगी, वो इस डॉक्यूमेंट में, जॉब डिस्क्रिप्शन वाले डॉक्यूमेंट में साफ साफ लिखा हुआ, ताकि हर एम्प्लॉय को कोई दुविधा ना रहे, कंफ्यूजन न रहे कि व्हाट आई हैव टू डू, व्हाट आई डोंट हैव टू डू, वो सब क्लियर रहे कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, वो डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। और फिर लास्ट में हमने क्या एस्टेब्लिश किया, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। कभी कभी क्या होता है, इंडिविजुअल को आपने दे तो दिया काम थर्ड स्टेप के हिसाब से कि भाई तेरे को ये करना है, अब उसको कोई दुविधा है, प्रॉब्लम है, तो वो किससे बात करे, उसको कोई क्वेरी है तो वो किससे बात करे, उसको ये मैटर आगे किसको बताना है उसको मालूम ही नहीं है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर यहां पर जो पॉइंट है वो यही डिस्कस करता है। तो ये वाला जो पॉइंट है यहां पर वो यही डिस्कस करता है कि मेरे को किसको सूचित करना है। तो एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, व्हाट डज दिस मीन, ऑल द इंडिविजुअल्स जिनको हमने अथॉरिटी दी है कि तुमको ये करना है, ठीक है, all the individuals are assigned some authority matching to the job they have to perform। भाई आपने थर्ड स्टेप में उनको क्या दे दी थी, आप ध्यान से देखना, थर्ड स्टेप में आपने उनको क्या दे दी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने उनको जिम्मेदारी दी कि तुमको ये करना है। अब उनको आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी लेकिन अथॉरिटी नहीं दी। याद करो एक प्रिंसिपल था सेकेंड चैप्टर, ठीक है, कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी मैच करनी चाहिए। ज्यादा अथॉरिटी कम रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी कम अथॉरिटी, दोनों ही नुकसानदायक होंगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो आपको असाइन करनी है उतनी ही अथॉरिटी जितनी आपने उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। प्लस अगेन एक प्रिंसिपल और था स्केलर चेन का, कि एक चेन बनी हुई है, उसी के तहत बी को अगर बात करनी तो ए को रिपोर्ट करेगा, सी को बात करनी तो बी को रिपोर्ट करेगा, ठीक है। स्केलर चेन का फंडा था, याद है ना। तो ये लाइन आगे यही कह रही है
द असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी जब आप असाइन करते हो तो किससे क्या बनता है? सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप। ठीक है, सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप देखो, जैसे ए है कोई व्यक्ति, ठीक है, अब हमने चेन बना दी, एक बी बना दिया, ठीक है, एक सी बना दिया उसी के नीचे, ओके, दिख रहा है ना? अब सी को किसको रिपोर्ट करना है? बी को। बी को किसको रिपोर्ट करना है? ए को। ऐसी एक चेन और बना सकते हैं अपन, डी की और ई की। याद करो स्केलर चेन ऐसी थी, है ना, सेकंड चैप्टर में। ये ई बना दिया हम लोगों ने, ओके। अब ई को किसको रिपोर्ट करना है? डी को। डी को किसको रिपोर्ट करना है? ए। तो ये सुपीरियर सबॉर्डिनेट, सुपीरियर कौन है यहाँ पे? ए। सबॉर्डिनेट कौन हो गया? बी। फिर वापस सुपीरियर कौन हो गया? बी। उसका सबॉर्डिनेट कौन हो गया? सी। तो इससे क्या हुआ? इससे सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप आराम से बन जाता है। क्लियर है? ठीक है, सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप बहुत आसानी से इससे बन जाता है, और ये क्वेश्चन क्लियर हो जाता है कि किसको किसको रिपोर्ट करना है। नहीं तो कंफ्यूजन रहता, मेरे को किसको रिपोर्ट करना है। ई बेचारा सोचता ही रहता, मैं सी को बोलूं कि डी को बोलूं कि बी को बोलूं कि ए को बोलूं। अब इससे उसको क्लैरिटी है। सो विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटी, हायरार्की क्लियर हो जाती है, चेन ऑफ कमांड, स्केलर चेन का प्रिंसिपल यहां पर फॉलो। तो चार स्टेप्स हमने डिस्कस करी। ये चार स्टेप्स में आपको क्या करना है? ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस पूरा करना है। क्या है वो चार स्टेप्स? ठीक है, पहली स्टेप, सबसे पहले जो भी आपका काम है उनको, एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करो और उनको ग्रुप करो। ग्रुप करने का तरीका क्या था? डिपार्टमेंटलाइजेशन का, चाहे वो फंक्शनल बनाओ कि डिविजनल बनाओ। फिर आपने एक बार डिपार्टमेंट्स असाइन कर दिए, अब जो इंडिविजुअल्स उसमें काम कर रहे हैं उनको आप क्या सौंपो? ड्यूटीज सौंपो कि ये तुम्हारी ड्यूटी है। और ड्यूटी के साथ उनको क्या दे दो? अथॉरिटी भी दे दो, प्लस ये भी क्लियर कर दो कि उनको किसको कैसे रिपोर्ट करना। तो ये चार स्टेप अगर प्रॉपर चलेगी तो ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस आपका सिस्टमैटिक तरीके से चल पाएगा। लॉजिक समझ में आया आप लोग को इस कॉन्सेप्ट का? ठीक है, दिस इज नोन एज ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस। तो प्रोसेस हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ठीक है, आगे बढ़े। अब अब आते हैं हम किसके ऊपर? इंपॉर्टेंस के ऊपर, सिग्निफिकेंस के ऊपर। ठीक है, कि क्या इंपॉर्टेंस है किसकी? ऑर्गेनाइजिंग की। क्या बेनिफिट्स है ऑर्गेनाइजिंग के? ठीक है, बेनिफिट हमको अगर आप देखो तो एक से लेके और 7 बेनिफिट्स दे रखे हैं, जिसमें से दो तीन तो बहुत दिमाग लगाओ, बहुत क्लैरिटी से आपको ऐसे ही याद आ जाएंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहला कौन सा है? बेनिफिट्स इन स्पेशलाइजेशन। अब आप सोचो ना, हमने डिपार्टमेंट्स बनाए थे, हमने काम को डिवाइड कर दिया, काम को छोटे छोटे हेड्स में डिवाइड कर दिया, और काम किसके किसके हिसाब से दिया? जो जिस चीज का क्वालिफाइड बंदा है, जो जिस स्किल में इन्वॉल्व है, जिसके पास जो स्किल है उसको वो काम दिया। तो जब एक स्किल्ड व्यक्ति अच्छे से उस काम को करेगा, भाई मैं अगर एक प्रोफेशनल हूं तो मुझे वो प्रोफेशनल रिलेटेड काम दिए तो मैं उसको अच्छे से कर पाऊंगा, ठीक है, बनस्पत कोई और काम मुझे दिया जाता। तो जहां पर ऑब्वियसली काम डिवाइडेड है, काम क्वालिफिकेशन और स्किल्स के हिसाब से बांटा हुआ है, वहां तो हमेशा स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन मतलब काम बहुत अच्छे तरीके से होगा। ठीक है, क्योंकि एक व्यक्ति जब एक काम को रिपीटेडली करेगा, बार बार मैं वही काम करूंगा, तो ऑब्वियसली उसमें मेरी स्किल आ जाएगी। जैसे आप लोग मान लो किसी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो और आप उसको बार बार खेलते हो, तो आप ऑटोमेटिकली उसके क्या बन जाओगे? स्पेशलाइज पर्सन। ठीक है, बनस्पत ऐसी चीज मैं आपको दे दूं जिसमें आप स्पेशलाइज नहीं हो, तो वहां पर काम आप अच्छे से नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो पहला फायदा क्या मिलता है ऑर्गेनाइजेशन को इस ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस से? कि स्पेशलाइजेशन आती, काम ढंग से तरीके से होता है। लिखा भी है, ये देखो कंटेंट क्या लिखा है। इन ऑर्गेनाइजिंग, हर इंडिविजुअल को हम असाइन करते हैं पार्ट ऑफ द वर्क। हम उसको सारा काम नहीं देते, हम उसको एक सिर्फ टुकड़ा देते हैं कि ये काम तू करना, ठीक है, एंड नॉट द होल टास्क। ड्यू टू दिस डिवीजन ऑफ वर्क इनटू स्मॉलर यूनिट्स एंड असाइनमेंट ऑफ यूनिट्स अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, फिर क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली उनके जॉब को हम आगे दे देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या आती है? स्पेशलाइजेशन। और स्पेशलाइजेशन ऑटोमेटिकली भी आ जाएगी जब एक इंडिविजुअल क्या कर रहा है? एक जॉब को बार बार वो ही परफॉर्म कर रहा है, मतलब उसी को दे रखा है कि प्रोडक्शन से रिलेटेड काम तुम ही करोगे, तो बार बार जब वो प्रोडक्शन से रिलेटेड काम करेगा तो ऑटोमेटिकली वो स्पेशलाइज हो ही जाएगा। पहला फायदा। दूसरा फायदा, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। अभी अपन ने जस्ट ऊपर पढ़ा, स्केलर चेन बिल्कुल क्लियरली बना रखी थी। ठीक है, जस्ट ऊपर देखी, ये स्केलर चेन क्लियर है, सबको पता है कि किसको कौन रिपोर्ट करेगा। तो जब ये क्लैरिटी है कि मेरे को क्या काम करना है और मुझे ये काम किसको सौंपना है, मेरा बॉस कौन है, मेरा जूनियर कौन है,
तो ऑटोमेटिकली काम बहुत सिस्टमैटिक तरीके से होता है। तो क्या लिखा है सेकंड पॉइंट, क्लैरिटी आती है, मतलब साफ साफ पता है कि मेरा वर्किंग, मुझे किस तरीके से काम करना है और मुझे किसको रिपोर्ट करना है, ये क्लियर है। So each manager knows very clearly to whom he can give order and from whom he can receive the order. मैं किसको ऑर्डर दे सकता हूं और कौन मुझे ऑर्डर दे सकता है, ये क्लियर है। ठीक है, इस डायग्राम में ऊपर जो मैंने बनाया, इसमें डी को मालूम है, डी को मालूम है कि मैं ई को तो ऑर्डर दे सकता हूं और ए से मुझे ऑर्डर लेना है, तो मुझे ये क्लैरिटी है। ठीक है, तो ये सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप बहुत क्लियरली डिफाइंड होता है किसमें, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर। दो, तीसरा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। जब काम स्पेशलाइज्ड हो रहा है, एक व्यक्ति को एक ही काम सौंपा हुआ है, डिवीजन ऑफ वर्क, तो डुप्लीकेशन नहीं होगा, मतलब एक ही दो व्यक्ति एक ही काम पे इन्वॉल्व नहीं होंगे, काम में ओवरलैपिंग नहीं होगी, मेरे काम में वो दखल नहीं देगा, उसके काम में मैं दखल नहीं दूंगा। जॉब्स हमने डिफाइन कर रखे, वो जॉब डिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट बनाया था ना, उसमें क्लियर है कि किसको क्या काम करना है। तो जब ये सब क्लियर है तो वेस्टेज नहीं होंगे, डुप्लीकेशन नहीं होगा, कोई भी एक दूसरे के बीच में टांग नहीं अड़ाएगा, तो रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगे, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन उनका होगा। क्या लिखा हुआ है, इन दी ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन देयर आर वेरी फ्यू चांसेस ऑफ, डुप्लीकेशन होने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, ओवरलैपिंग होने के चांसेस बहुत कम है, बिकॉज जॉब्स को हमने असाइन किया है डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल्स को, कैसे, बाय क्लियरली डिफाइनिंग द जॉब इन द जॉब डिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट। हमने साफ साफ बता दिया था कि किसको क्या करना है, तो वो क्लैरिटी मिलेगी उसको। क्लियर, ये भी कंफर्टेबल। नेक्स्ट, फोर्थ एडवांटेज या इंपॉर्टेंस ऑर्गेनाइजिंग की, वो क्या है? फोर्थ इंपॉर्टेंस या फोर्थ एडवांटेज जो है वो है एडेप्शन टू चेंज। नाउ व्हाट इज एडेप्शन टू चेंज? देखो, थर्ड चैप्टर जब मैंने पढ़ा था बिजनेस एनवायरनमेंट, तो उसके अंदर ये चीज क्लियर थी कि जब भी वातावरण में कोई चेंज होता है आपको उसको अडेप्ट करना जरूरी है। ठीक है, नहीं तो आप पीछे रह जाओगे। अब ऑर्गेनाइजिंग से ये फायदा कैसे मिला? देखो, हमने काम को बांट दिया डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, या तो ऐसे बांटा था फंक्शनल, या फिर डिविजनल, मतलब प्रोडक्ट ए का मैनेजर अलग कर दिया, प्रोडक्ट बी का मैनेजर अलग कर दिया, प्रोडक्ट सी का मैनेजर अलग कर दिया। अब मान लो एग्जाम्पल जो मैंने लिया था डेयरी मिल्क का, कैडबरीज का, सॉरी, डेयरी मिल्क उसका एक प्रोडक्ट था, बोर्नविटा एक प्रोडक्ट था और ओरियो एक प्रोडक्ट था। अब कल को अगर चॉकलेट वाले मार्केट में, खासकर जो ड्रिंकिंग चॉकलेट है, बोर्नविटा की बात कर रहा हूं, उसमें अगर कोई वातावरण में बदलाव होता है, सरकार कहती नहीं आप ड्रिंकिंग चॉकलेट इस मोड में देनी है आपको, उसमें अंदर ये विटामिन और ऐड करके देना है, ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ किस मैनेजर को फर्क पड़ेगा? एक तो सिर्फ बोर्नविटा वाले को, डेयरी मिल्क वाले को और ओरियो वाले को उस पर ध्यान देना भी नहीं है। ठीक है, फिर बोर्नविटा वाला उस चेंज को आसानी से अडेप्ट कर लेगा। क्यों? क्योंकि वो उसी काम में इन्वॉल्व है, तो उसी काम में उसको पता भी है कि एनवायरनमेंट में क्या क्या चेंज हो रहा है। बनस्पत अगर ऐसा होता, मान लो कि सारा काम डेयरी मिल्क भी और ओरियो भी और बोर्नविटा भी सब एक ही व्यक्ति को दे दिया जाता कि तू ही संभाल, तो वो बेचारा पता ही नहीं कर पाता, कंफ्यूज हो जाता कि डेयरी मिल्क में कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो मैं उसको अडाप्ट कैसे करूं, बोर्नविटा में कैसे अडाप्ट करूं। अब काम उसको स्पेसिफिकली दे दिया कि तेरे को इसी पर्टिकुलर मोड पे ध्यान देना है, बोर्नविटा से रिलेटेड ध्यान देना है, तो वो चेंजेस को एक्सेप्ट भी कर पाएगा, अडेप्ट भी कर पाएगा और काम को पूरा भी सिस्टमैटिकली कर पाएगा। तो कंटेंट देखो क्या लिखा हुआ। So whenever the changes take place in the business environment, then with the help of organizing function, these changes can be adapted systematically. Because reason वही है कि organizing function के अंदर क्या create हो जाते हैं, different department, वहां पर हम लोग सिमिलर सिमिलर एक्टिविटीज को किस में डाल देते हैं, एक हेड में डाल देते हैं, तो उस हेड वाले को टेंशन सिर्फ उसका बॉस लेगा, बाकी किसी और को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और वो भी बहुत ईजी होता है क्योंकि उस व्यक्ति को मालूम है उस फील्ड में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। अब जैसे मार्केटिंग वाले डिपार्टमेंट के ऊपर है, तो मार्केटिंग में एडवर्टीजमेंट से तरीके चेंज हो रहे हैं, तो उसको ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट पे जाना है और तरीके नए अपनाने। ठीक है, तो चेंजेस आसानी से अडेप्ट हो जाते हैं इस ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन की वजह से। पांचवा बेनिफिट जो है वो कौन सा है? इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। क्या लिखता है कि ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन के अंदर जो सिमिलर सिमिलर जॉब्स होते हैं, ठीक है, उनको अपन ने एक डिपार्टमेंट में डाल दिया। ठीक है, अब जब वो सेम डिपार्टमेंट में है तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन वाले हेड को बहुत इजी हो जाएगा ये इंश्योर करना कि सिर्फ प्रोडक्शन से रिलेटेड एम्प्लॉइज ही मेरे यहाँ पर है, तो मुझे उन्हीं को कंट्रोल करना है। तो प्रोडक्शन हेड के लिए कितना इजी हो जाएगा अगर उसके एम्प्लॉइज सारे कौन से हैं? प्रोडक्शन रिलेटेड वाले, सेल्स वाला उसमें आएगा नहीं, है ना। तो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन का फायदा नंबर 5,
कि सिमिलर और रिलेटेड जो जॉब्स होते हैं, जो सेम सेम होते हैं, उसको हम एक डिपार्टमेंट के अंदर डाल सकते हैं, जिससे क्या फायदा मिलेगा? दो फायदे। एक तो यूनिफिकेशन, यूनिफिकेशन का मतलब होता है सभी लोग यूनाइटेड होके एक ही तरफ अपने एफर्ट्स लगाएंगे और इससे हार्मनी भी आएगी किसमें? काम में। प्लस मैंने आपको बताया था कि क्लैरिटी आती है वर्किंग रिलेशनशिप में, है ना? सबको पता है सबको किसको क्या करना है, किसको क्या नहीं करना है। तो एडमिनिस्ट्रेशन करना ऐसे केसेस में बहुत ईजी होता है। भाई किसी को कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, तो बार बार कोई मेरे से सवाल नहीं करेगा, बार बार किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कैओस नहीं होगा, तो एडमिनिस्ट्रेशन करना बहुत ईजी हो जाता है। एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है उसकी एफिशिएंसी क्या हो जाती है? इंप्रूव हो जाती है। क्लियर? छठा फायदा, छठा फायदा इज एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। चूंकि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है, क्योंकि प्रॉपर काम डिवाइडेड है, क्योंकि डिपार्टमेंट में बढ़ गया था, तो कंपनीज क्या कर पाएंगी? चैलेंजेस को फेस कर पाएंगी, अपनी एक्टिविटीज को क्या कर पाएंगी? एक्सपैंड कर पाएंगे। तो ये बहुत सिंपल सा एडवांटेज है कि यार जब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है रिसोर्सेज का, डिवीजन ऑफ वर्क प्रॉपरली हो रहा है, तो कंपनीज चैलेंजेस आसानी से मीट कर पाएंगी और ऑब्वियसली ग्रो कर पाएंगी, एक्सपैंड कर पाएंगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने प्लान किया। एंड द लास्ट पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ पर्सन। जो मैनेजर है, जो एम्प्लॉयज है, उनकी एफिशिएंसी भी बढ़ती है। कैसे? बहुत सिंपल सा लॉजिक है, देखो। मैं प्रोडक्शन हेड हूं, प्रोडक्शन मैनेजर हूं। मैंने अपना काम किसको डेलीगेट कर दिया? डेलीगेट मतलब शिफ्ट कर दिया, नीचे ट्रांसफर किसको कर दिया? नीचे जो मेरे अंडर एम्प्लॉयज है उनको, मेरे अंदर जो सबॉर्डिनेट्स है उनको काम सौंप दिया। तो मैं अब किस पे फोकस कर पाऊंगा? जो मेन काम है, जो मुख्य काम है, उस पर मैं ध्यान दे पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने छोटे छोटे काम किसको ना बांट दिए, नीचे डिपार्टमेंट्स के अंदर हेड्स बांट लिए, जॉब्स को असाइन कर दिया, ड्यूटीज असाइन कर दी। तो फायदा क्या है? बाय डेलीगेटिंग, डेलीगेट का मतलब होता है असाइनिंग ऑफ जॉब्स, आपने अपने सबऑर्डिनेट्स को असाइन कर दिया जॉब। सो बाय डेलीगेटिंग द रूटीन वर्क, जो रूटीन वाला काम है, ठीक है, मैनेजर्स कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन टू डेवलप न्यू मेथड्स एंड वेज ऑफ परफॉर्मिंग द जॉब। भाई जब छोटा छोटा काम, रूटीन वाला काम मैंने नीचे डेलीगेट कर दिया, तो मैं अब किस पे कंसंट्रेट कर पाऊंगा? नए नए तरीकों पे। मैं नए नए तरीके ढूंढूंगा इस जॉब को करने के, तो मेरा इनोवेशन लेवल बढ़ेगा। ठीक है, आगे ये लिखा हुआ है, इट गिव्स देम द टाइम टू इनोवेट न्यू टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजीज इनोवेट करूंगा। ठीक है, और इसीलिए इस वजह से कंपनी की ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी बढ़ जाएगी। डेलीगेशन से ना सिर्फ क्या होता है? वर्कलोड कम होता है, जबकि डेलीगेशन से एक फायदा और है, क्या? इट हेल्प्स देम टू यूज एंड रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल फॉर क्रिएटिव वर्क। जैसे अभी लॉकडाउन है ना? अब लॉकडाउन के अंदर अपन क्या सोच रहे हैं कि मेरे पास कुछ क्रिएटिविटी थी, तो अब मैंने वो डेवलप करनी शुरू कर दी। मैं जब थोड़ा रिलैक्स हुआ, मैं रूटीन काम से हटा, तभी तो ये चीजें क्या होगी? डेवलप होनी शुरू हुई, है ना? तो यही लॉजिक यहाँ पर है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल का, कि जब आप रूटीन काम डेलीगेट कर देते हो तो आपका ध्यान फिर किस पे जाएगा? इंपॉर्टेंट तरीकों पे, इनोवेशंस के ऊपर, और इससे ऑटोमेटिकली कंपनी को ग्रो करने में मदद मिलेगी। तो काम तो कम हुआ ही हुआ, वर्कलोड तो मेरा कम हुआ ही हुआ, प्लस मैं अपनी पोटेंशियल रियलाइज कर पाया कि यार मैं ये चीजें, मैं रूटीन काम पहले कर रहा था, फालतू टाइम उसमें डिवोट कर रहा था, अब मैं अपना काम और क्रिएटिव करता। तो 7 एडवांटेजेस हमको दे रखे हैं, हमको उसको वापस डिस्कस करना है। 7 एडवांटेजेस कौन कौन से थे? पहला फायदा क्या देखा था अपन ने? फर्स्ट, व्हाट वाज द एडवांटेज? कि स्पेशलाइजेशन आती है, क्लैरिटी आती है कि किसको क्या करना है। अब इन दो पॉइंट से मेरे हिसाब से आप तीसरा पॉइंट पे निकाल सकते हो कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो पाएगा रिसोर्सेज का, ठीक है, और साथ साथ लास्ट वाला एम्प्लॉइज का या पर्सनल का डेवलपमेंट हो पाएगा। ठीक है, फिर ढंग से मैनेज हो पाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन हो पाएगा, चेंजेस को आप आसानी से अडाप्ट कर पाओगे, तो एक्सपेंशन और ग्रो भी कर पाओगे। ठीक है, अब इसका एक मैं छोटा सा आपको क्या दे देता हूं, शॉर्ट ट्रिक दे देता हूं। ठीक है, अब इसका मैं बेनिफिट, सारे बेनिफिट जो अपन ने डिस्कस किए उसका एक शॉर्टकट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, और शॉर्टकट दो है। अगर जिन लोग को ये ट्रिक पसंद है, वो ये वाली ट्रिक यूज कर सकते हो। सोप, ACE, मतलब फंक्शंस, सॉरी, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आपको क्या पूछ रहा है? बेनिफिट्स पूछ रहा है। ठीक है, तो हम बेनिफिट सोप ACE के नाम से यूज कर सकते हैं। अब सोप ACE मैंने क्या लिया, मैं आपको बता देता हूं। एस पे मैंने क्या लिया? स्पेशलाइजेशन सोप का। ठीक है, फिर सी पे, ACE में सी आया क्लैरिटी, ओ पे आया ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। यहां वर्ड जो मैंने यूज किया है, ठीक है, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन लिया, इसमें एक्सपेंशन लिया। ठीक है, फिर बचा हमारे पास पर्सनल,
ठीक है। तो एस पे स्पेशलाइजेशन, ओ पे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है। ए पे आपका आ गया एडेप्शन टू चेंज, ओके। फिर आया आपका पी पे पर्सनल का डेवलपमेंट, ए पे वापस आ गया आपका एडमिनिस्ट्रेशन, सी पे आ गया क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप और ई पे आ गया एक्सपेंशन इन ग्रोथ। एक तो तरीका ये है, ठीक है, जो मैंने यूज किया है, ओके, जहां पे मैंने ये सारे वर्ड्स का इस्तेमाल किया। दूसरा है आपके पास ऑप्शन ये तरीके से याद करने का, जिनको ये समझ में आता है वो इनके लिए ये एक और है, ठीक है। आपको फायदे क्या मिलेंगे किससे? ऑर्गेनाइजिंग से। तो बहुत सिंपल, एक सिंपल लाइन लिखी है, ऑप्टिमम तरीके से अगर मैनेज करोगे, एडमिनिस्ट्रेशन करोगे और क्लैरिटी रखोगे, जब भी कोई चीज अडेप्ट करोगे, साथ साथ स्पेशलाइजेशन रखोगे, तो ग्रोथ जरूर होगी किसकी? पर्सनली। तो ऑप्टिमम एडमिनिस्ट्रेशन एंड क्लैरिटी इन एडेप्शन, इन भी लिख सकते थे यहां पर अपन छोटा सा, कि क्लैरिटी इन एडेप्शन अगर करते हो आप लोग, तो अलॉन्ग विद स्पेशलाइजेशन इट ब्रिंग्स ग्रोथ इन दी पर्सन, ठीक है। तो यहां चाहे तो अपन लोग इन भी लिख सकते हैं, ताकि और क्लैरिटी आ जाएगी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है। कि जब आपने क्या किया, जब आपने अडेप्ट किया कोई भी पर्टिकुलर चीज, ठीक है, तो क्लैरिटी इन छोटा सा डाल देते हैं यहाँ पे, तो ये इसकी क्लैरिटी भी हमको और इजी हो जाएगी, ठीक है। अब समझो आराम से, है ना। तो क्या लिखा हुआ है? ऑप्टिमम एडमिनिस्ट, ऑप्टिमम का वर्ड में कैसे आया? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, एडेप्शन टू चेंज, स्पेशलाइजेशन, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। ये सारे वर्ड्स मैंने लिए हैं, ये आप लोग चाहे तो कॉपी भी कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस, यहां तक हम लोगों ने डिस्कस किया।